नमस्कार दोस्तों, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की अगली क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम समझने वाले हैं क्रेडिटर्स क्या होते हैं, बिल्स पेबल क्या होते हैं और ट्रेड पेबल किसे कहते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। बाद में फिर हम समझेंगे क्रेडिटर और बिल्स पेबल की दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। लेकिन इन तीनों पे आने से पहले थोड़ा सा मुझे आपको गुड्स को समझाना पड़ेगा, गुड्स का रेफरेंस लेना पड़ेगा, फिर इन तीनों टॉपिक पे आएंगे, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। दोस्तों आपको पता होगा, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि गुड्स क्या होता है। मैंने गुड्स को बताया था कि गुड्स वो फिजिकल आइटम होते हैं जिन्हें फर्म ने मतलब बिजनेस ने परचेज किया है उसको बेचने के लिए, या फिर क्या करते हैं पहले उसका प्रोडक्शन करते हैं, फिर क्या करेंगे उसको हम फिर बाद में क्या करेंगे उसको हम बेचेंगे। तो उनको हम उसे क्या बोलते हैं, उसे गुड्स बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो उसको हम परचेज अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं, और गुड्स को जब भी हम सेल करते हैं उसे किस नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं, सेल अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, गुड्स आपने परचेज किया हो चाहे कैश बेसिस पे या क्रेडिट बेसिस पे, दोनों ही कंडीशन में क्या लिखा जाएगा, आपका परचेज अकाउंट। सेम चीज़ आपका सेल के साथ होगा। आपने सेल किया हो कैश बेसिस पे या क्रेडिट बेसिस पे, दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही सिचुएशन में क्या लिखा जाएगा, आपका सेल अकाउंट लिखा जाएगा। पिछली क्लास में हमारी इसके ऊपर बात हो चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर कि ये क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब मैं अगर यहाँ परचेज अकाउंट लिखूँ, आपको सबको पता होना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है। गुड्स को परचेज करने की बात हो रही है। यहाँ पर गुड्स को परचेज करते हैं दो तरीके से, या तो हम कैश बेसिस पे मतलब नगद पे खरीदेंगे, या फिर खरीदेंगे क्रेडिट बेसिस पे मतलब उधार पर परचेज करेंगे। ये बात आपको पता है। अगर हमने किसी व्यक्ति से उधार पर गुड्स परचेज किया और कैश नगद में मतलब नगद में परचेज कर लिया, कैश में परचेज कर लिया, तो फिर वहाँ पर ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, क्योंकि हमने सामान परचेज किया और तुरंत ही उसको क्या कर दिया, हमने पेमेंट कर दिया, बात खत्म हो जाएगी। हमने नगद परचेज कर लिया तो यहाँ पर ज़्यादा बातें नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने किसी व्यक्ति से, किसी सप्लायर से आपने उधार पर सामान परचेज किया तो फिर बातें वहाँ पर ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक बिज़नेस है, कोई शॉप है, हम क्या करें, बहुत सारे सप्लायर से सामान परचेज करते हैं। जैसे उनमें से मान लीजिए हमारे पास एक ए सप्लायर है, एक बी है और एक सी है। तो हमने 3-4 सप्लायर से मान लीजिए हमने उधार पर सामान परचेज कर लिया। ठीक है, तो इन तीनों को नाम को एक अलग रजिस्टर बनता है इसका, कि हमने जितने लोगों से उधार पर सामान परचेज करते हैं उनका क्या बनाते हैं, हम एक रजिस्टर अलग से बनाते हैं। ठीक है, उनमें रिकॉर्ड करते जाते हैं, हमने ऐसे इतना परचेज किया, बी से इतना परचेज किया, सी से इतना परचेज किया, डी से इतना परचेज किया, उसमें लिखते जाते हैं, रिकॉर्ड करते जाते हैं। लेकिन जब बात समरी बनाने की आती है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको मनी के टर्म्स में क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसकी हम समरी बनाते हैं। तो जब बात समरी बनाने की आती है तो एक बहुत बड़े टॉपिक्स को क्या करते हैं, छोटे टॉपिक्स में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब एक बहुत बड़े डेटा को हम एक वर्ड में कन्वर्ट करके उसे दिखा देते हैं कि हाँ ये चीज़ क्या होता है। तो वही जब हम इसकी समरी बनाने की बात आती है, तो अगर बैलेंस शीट पे अगर आप ये सारे नाम दिखाओगे कि हमने ऐसे इतना खरीदा, बी से इतना खरीदा, सी से इतना खरीदा, तो फिर बैलेंस शीट बहुत बेकार दिखेगी, बहुत गंदी दिखेगी, और वो समरी नहीं कहलाएगी। फिर वो एक तो कहलाएगा पूरा रिकॉर्डिंग किया गया है। ठीक है, तो हमको क्या बनाना है, समरी। तो जब भी हम समरी बनाते हैं तो उसको किस नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं, एक नाम आता है इन तीनों के लिए, वो क्या आएगा, क्रेडिटर। क्या नाम से आएगा, क्रेडिटर। ठीक है दोस्तों, अब बात को समझो। अगर आपने एक से खरीद लिया, 2 से खरीद लिया, 3-4 से खरीद लिया, तो बैलेंस शीट में आप उसको दिखा भी सकते हो, क्योंकि इतने बहुत कम नाम है तो आसानी से वहाँ पे फिट हो जाएगा। सोचो अगर बहुत बड़ी आपकी कंपनी है, वहाँ पे आप बहुत लोगों से उधार पर सामान परचेज करते हो, तो बैलेंस शीट में कितने लोगों के आप नाम दिखाओगे। आप नाम दिखाते जाओगे तो बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, वो बहुत बड़ी बन जाएगी और बहुत गंदी दिखेगी, वो समरी फिर नहीं कहलाएगी आपका। ठीक है, तो हमको पूरे अकाउंटिंग की अगर समरी बनानी है तो हम पूरे साल भर में जितने लोगों से भी उधार पर सामान परचेज करते हैं उनको हम समरी बनाने के लिए क्या रिकॉर्ड कर देते हैं, क्रेडिटर के नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं बाद में हमें डी से भी रिक्वायरमेंट पड़ गई सामान लेने की, ई से भी पड़ गई और एफ से भी पड़ गई। ठीक है, पहले बात समझना,
हमने ए से उधार पर सामान परचेस कर लिया, बी से उधार पर सामान परचेस कर लिया, सी से उधार पर सामान परचेस कर लिया, ठीक है। तो इनको हमने किस नाम से रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिटर्स के नाम से रिकॉर्ड कर दिया। बाद में डी से रिक्वायरमेंट पड़ी, ई से रिक्वायरमेंट पड़ी, एफ से रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है। लेकिन जब इनके पास हम सामान लेने के लिए गए, मतलब गुड्स खरीदने के लिए गए, तो इन तीनों ने क्या कर दिया, मना कर दिया हमको कि हम आपको उधार पर सामान नहीं दे पाएंगे। अगर आपको सामान हमसे खरीदना है उधार पर, तो आपको हमारे साथ क्या करना पड़ेगा, एक रिटन एग्रीमेंट करना पड़ेगा। हम एक बिल लिखेंगे, आप उस पर साइन कीजिएगा, आप उस बात को एक्सेप्ट कीजिएगा, तभी हम आपको उधार पर सामान देंगे, अदरवाइज हम आपको उधार पर सामान नहीं देंगे, गुड्स आपको उधार पर नहीं बेचने वाले हैं। तो हमने बोला ठीक है, आप बिल लिख दीजिए, हम उस बात को एक्सेप्ट करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, तीनों ने एक एक बिल लिखा, और बिल पे लिखेंगे कि हम, मेरा नाम क्या है, जो फर्म खरीद रहा है गुड्स, उसका नाम क्या है, पता क्या है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जो भी सब कुछ उसका डिटेल्स होगा लिखा जाएगा। क्या क्या सामान लेके जा रहा है वो लिखा जाएगा, कितनी क्वांटिटी से लेके जा रहा है वो लिखा जाएगा, क्या रेट से लेके जा रहा है वो सब लिखा जाएगा, ठीक है। और बाद में एक नोट लिखा जाएगा कि हाँ, आने वाली इस डेट को, मतलब ड्यू डेट को, जो भी आप तय करोगे कि हाँ इस डेट में पैसा हम वापस करेंगे, वो डेट लिखी जाएगी, और उस बात को आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ हम इस तारीख को पैसा आपका, इतना पेमेंट हम आपको करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल कौन लिखेगा, डी लिखेगा, ई लिखेगा और एफ लिखेगा। एक्सेप्ट कौन करेगा, हम, मतलब फर्म का एक्सेप्ट करेगा इस बात को कि हाँ हम आने वाली इस ड्यू डेट को पैसा आपको पेमेंट करेंगे, इसका आपको पेमेंट हम करेंगे। और बाद में हम क्या कर देंगे, अपने यहाँ पर साइन कर देंगे एक्सेप्टेंस के लिए, हम अपनी एक्सेप्टेंस दे देंगे किसको, सप्लायर को, ठीक है। तो अकाउंटिंग कहता है, ठीक है, कि आपने जिन लोगों से, जिन सप्लायर से आपने उधार पर सामान परचेज किया था, उन तीनों को तो आपने क्रेडिटर्स नाम से तो रिकॉर्ड कर ही दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने उधार पर सामान परचेज किया है, लेकिन आपने क्या कर लिया है, रिटन एग्रीमेंट कर लिया है। तो आप, मतलब आपको यहाँ पे इस बिल के अगेंस्ट क्या करना है, पैसा पे करना है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो बिल बनाया गया है, इस जो बिल को, बिल पे आपने अपनी एक्सेप्टेंस दी है, इस बिल के अगेंस्ट आपको क्या करना है, पैसा पे करना है। तो इसको एक नाम से और रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, उसका नाम यहाँ पे हो जाएगा बिल्स पेबल, ठीक है। पिछली क्लास को अगर आपको याद होगा, सेल वाले केस में बताया था कि जिन लोगों को हम उधार पर सामान सेल करते हैं, तो उनको किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, डेटर्स। जिन लोगों को उधार पर सामान सेल किया गया और साथ में उनसे क्या करा लिया गया, एग्रीमेंट करा लिया गया, तो उसे किस नाम से रिकॉर्ड किया गया था, बिल्स रिसीवेबल के नाम से रिकॉर्ड किया गया था। मतलब वहाँ पे सेल के केस में क्या था, उस बिल के अगेंस्ट हमको पैसा रिसीव करना था, इसलिए वहाँ पे नाम दे दिया गया था बिल्स रिसीवेबल। और यहाँ पर इस बिल्स के अगेंस्ट पैसा क्या करना है, हमको पे करना है, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है, बिल्स पेबल, ठीक है। अगर आप दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करें कि क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सिर्फ डिफरेंस इतना ये है कि इनसे उधार पर सामान परचेज किया गया, इनसे कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन इन जो तीनों से परचेज किया गया है उधार पे सामान, इनसे रिटर्न एग्रीमेंट है, इनको हमको पेमेंट करना ही पड़ेगा, आने वाले ड्यू डेट को पूरा हमको कंफर्म इनका पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं करेंगे तो ये हमारे खिलाफ केस भी कर सकते हैं। वो उसकी कुछ लीगल प्रोसीडिंग होती है, वो बाद में समझेंगे, कभी टॉपिक आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे इसके बारे में, ठीक है। लेकिन अभी इतना समझो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इन, मतलब क्रेडिटर से क्या किया गया, सप्लायर को, मतलब सप्लायर से उधार पर सामान परचेज कर लिया गया, तो किस नाम से रिकॉर्ड कर देंगे, क्रेडिटर्स। और सप्लायर से उधार पर सामान परचेज किया गया है, लेकिन उनसे क्या कर लिया गया है, रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया गया है, तो उसको किस नाम से रिकॉर्ड कर लेंगे, बिल्स पेबल के नाम से रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बात आके फिर वही समरी पे फंस जाती है कि हम तो इसकी समरी बाद में बनानी पड़ेगी ना। अगर जब हम समरी इसकी बाद में बनाएंगे, तो हमने क्रेडिटर से भी उधार पर परचेज किया गया है, और बिल्स पेबल वालों से भी हमने क्या किया गया है, उधार पर ही परचेज किया गया है। दोनों में फ़र्क बस इतना है कि इनसे कोई साइन नहीं है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, इनसे क्या है, हमारा रिटर्न एग्रीमेंट है। तो उधार को ही दो बार दिखाओगे तो बैलेंस शीट, ये समरी बनाना पार्ट नहीं कहलाता है, बैलेंस शीट थोड़ा सा गंदी दिखने लगेगी। तो समरी बनानी है, बैलेंस शीट को प्रॉपर आपको सही एक्यूरेट दिखाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों नाम को एक ऐड कर दो, एक और दूसरा नाम दे दो, वहाँ पे एक दूसरा नाम आ जाएगा यहाँ पर ट्रेड पेबल, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका, ट्रेड पेबल। मतलब क्रेडिटर्स को मिला दो, बिल्स पेबल को मिला दो, तो क्या बन जाएगा आपका ट्रेड पेबल, ठीक है।
यदि आपसे कोई कहता है कि ट्रेड पेबल क्या है, तो आपको ये बताना है कि क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल बराबर आपका क्या बन जाएगा, ट्रेड पेबल। ठीक है, अब कोई पूछे क्रेडिटर्स क्या है, तो आपको बताना है जिन सप्लायर से हमने उधार पर सामान परचेज किया गया है तो उनको हम किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिटर्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई पूछे बिल्स पेबल क्या है, तो आपको ये बताना है कि जिन सप्लायर से हमने उधार पर सामान परचेज किया है और साथ में हमने अपनी एक्सेप्टेंस दे दिया है, अपना एक एग्रीमेंट कर दिया है कि हाँ आने वाली इस ड्यू डेट को आपको पैसा वापस करेंगे, तो उन सप्लायर के नाम को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हम बिल्स पेबल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। बाद में दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, आपका ट्रेड पेबल बन जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसकी थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसकी क्लास समाप्त करते हैं आज की हम। देखिए आपको यहाँ पे लिखा है क्रेडिटर्स, पहले समझ लेते हैं। कह रहा है क्रेडिटर इज अ पर्सन, पर्सन मतलब कौन, सप्लायर। सप्लायर को होता है जिनसे हम उधार पर सामान परचेज करते हैं। फ्रॉम होम एन इंटरप्राइज, इंटरप्राइज मतलब बिजनेस फर्म, मतलब अपने आप को मान लो कि हमने परचेज किया है, परचेज क्या परचेज किया है, गुड्स या सर्विस। कैसे परचेज किया है, ऑन क्रेडिट, मतलब हमने जिस सप्लायर से उधार पर गुड्स परचेज किया है या सर्विस परचेज किया है तो उसे किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिटर्स के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं बिल्स पेबल क्या होता है। अब बिल्स पेबल जैसे यहाँ पर क्या है, बिल्स पेबल दिखा रहा है, बिल्स पेबल मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाई फर्म टू पे फिक्स अमाउंट ए स्पेसिफाइड डेट। मतलब फर्म मतलब अपने आप को मान लो कि हमने क्या किया है, मतलब एक एक्सेप्टेंस दे दिया है, फिक्स अमाउंट मतलब इतना अमाउंट हम आपको आने वाले ड्यू डेट को क्या करेंगे, वापस कर देंगे, पैसा आपको इसका पेमेंट हम कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा बिल्स पेबल कहलाएगा आपका। ठीक है, और बाद में इसको देखेंगे अगर आप तो क्रेडिटर्स को मिला दो और बिल्स पेबल को मिला दो तो क्या बन जाएगा, आपका ट्रेड पेबल बन जाएगा। तो ये रहा आपका क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और ट्रेड पेबल। तो एक बार इसके बारे में फिर देख लेते हैं। पहले बताया कि क्रेडिटर्स क्या होते हैं, सप्लायर से उधार पर सामान परचेज करते हैं तो उन सप्लायर के नाम को हम किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल क्या होता है, जिन सप्लायर से हमने उधार पर सामान परचेज किया है लेकिन साथ में उनसे हमने क्या कर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है, एक बात को हमने उनकी एक्सेप्ट कर लिया है कि आने वाले इस ड्यू डेट का आपको हम पेमेंट करेंगे, तो किस नाम से रिकॉर्ड किए जाएंगे, बिल्स पेबल के नाम से रिकॉर्ड किए जाएंगे। बाद में दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, आपका ट्रेड पेबल बन जाएगा। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और नए चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।